नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स आ गए हैं, लेकिन आज है सैटरडे और कल करंट अफेयर्स का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स है जी, आपका चहेता करंट अफेयर्स है, वो मंडे से सैटरडे आता है, संडे को नहीं आता। संडे को आप एक काम कर सकते हैं कि पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे सर आप ही ले आओ वीकली करंट अफेयर, भाई ले आएंगे, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, वीकली करंट अफेयर्स भी आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को शिकायत थी कि सर कुछ दिन की, या इस बार जो मई मंथ में कुछ दिन की ऐसी हुई है कि पीडीएफ छूट गई है, कभी ऐप के चक्कर में, कभी कुछ चक्कर में। तो ये आप परेशान मत हो, जो पीडीएफ है वो पूरी की पूरी कंपाइल करके मैं आपको मंडे के दौरान आपको दे दूंगा, और आप डे वाइज उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और पूरा का कंपाइल वो पीडीएफ होगा। आप आराम से जिस डे का पढ़ने चाहो उस डे का आप पढ़ सकते हो। एक बार आप उसे देख जरूर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है पीडीएफ बनने में। अगर आप उन्हें देख लेंगे, सिर्फ देख लेंगे, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं, उनका नाम क्या है, उनके बारे में जानेंगे। और चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज का जो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। पहली जो न्यूज आ रही है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है नरेंद्र बत्रा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य, साथ साथ आपके अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी ये प्रमुख हैं। तो इनको अभी हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। ओलंपिक चैनल कमीशन का काम होता है ओलंपिक समिति की सिफारिश करना, ओलंपिक समिति की जो भी जरूरी बातें हैं उनको आगे लेके आना, और बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओलंपिक से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनको आगे लेकर जाना। तो हाल फिलहाल हमारे जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा जी, उनको ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य बनाया गया है। ओलंपिक चैनल आयोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, आईओसी के कार्यकारी बोर्ड और आईओसी के अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करता है, और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसे संचालन में भी मार्गदर्शन करता है, और किस तरीके से ओलंपिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा सकेगा और ज्यादा देशों को ओलंपिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए ये चैनल काम करता है। आयोग अपने प्रारंभिक लॉन्च चरण से अपने परिपक्व और स्थापित रूप के माध्यम से ओलंपिक चैनल की वृद्धि और विकास की सलाह भी देता है। तो कुल मिला के ये जो है कि ओलंपिक से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनका मीडिया रूप आप देख सको, या उनके लिए कोई भी नीति निर्धारण का काम है, तो ओलंपिक चैनल करता है। और हाल फिलहाल हमारे जो नरेंद्र बत्रा जी हैं वो इसके सदस्य बनाए गए हैं। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इस बार के जो ओलंपिक होने वाले थे, टोक्यो में होने वाले थे, जुलाई में ही होने वाले थे, उनको कोविड-19 की वजह से कोरोना काल में उनको स्थगित कर दिया गया है। अब वो आपके 2021 में होंगे। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे टोक्यो ओलंपिक का जो मोटो है, मोटो या आधिकारिक स्लोगन भी आप इसे कह सकते हैं, वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो ओलंपिक का, जो कि आपके 2020 में होने वाले थे, अब 2021 में होंगे, उसका जो मस्कट है यानी कि शुभंकर है, वो आपका मिराई टोवा है। जबकि पैरालंपिक का जो मस्कट है वो सोमाइटी है। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको जरूर याद होने चाहिए। इससे पहले 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो रियो डी जेनेरियो आपके ब्राजील में हुए थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष थॉमस बाच, या थॉमस बाच भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, थॉमस बाच है। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसकी स्थापना पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस के प्रयासों द्वारा की गई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अंतरराष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसेन में स्थित है। लुसेन भी कहते हैं उसे कभी कभी। इसका स्थापना पियरे डी कोबर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी, और यूनानी व्यापारी डेमेत्रियस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच, और इसका मुख्यालय कहां है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे, टोक्यो वो रद्द हो गए हैं, और रद्द क्या मतलब थोड़ा सा डिले हो गए हैं, और वो 2021 में आपको देखने को मिलेंगे। अगली जानकारी है रूस। रूस क्या कर रहा है? अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। ये स्टेल्थ बॉम्बर क्या होता है? स्टेल्थ शब्द बना है स्टील से। स्टील का मतलब होता है किसी चीज को चुराना। स्टेल्थ का मतलब हो गया ऐसा विमान जो बिना राडार की पकड़ में आए
बॉम्बिंग कर सकता है, बम गिरा सकता है और फिर उसके बाद वो गायब हो सकता है। तो फिलहाल रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, जिसका नाम पाकड़ा प्रोग्राम के तहत पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं हमारा पूरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कहीं चाइना आंखें दिखा रहा है, कहीं अमेरिका अपने तेवर दिखा रहा है, कहीं रूस अपना आधुनिकीकरण कर रहा है, कहीं इराक में मारकाट मची हुई है। तो हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब आपका यूनाइटेड नेशन जो है वो भी फेल होने की कगार पर पहुंचने वाला है। लेकिन अभी इसमें वक्त है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बाकी हैं जिसमें अभी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो हाल फिलहाल रूस जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, उसने अपना स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है और स्टेल्थ बॉम्बर जिस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया है उसका नाम रखा है पाकड़ा, यानी कि पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। यह एक बम वर्सन विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब जरा बात करते हैं कि रूस के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि राडार से कैसे आपका ये बम वर्षक विमान स्टेल्थ विमान होते हैं, पकड़ में नहीं आते। फिलहाल रूस की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में देश है। वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इसकी राजधानी मॉस्को है और जो मुद्रा यहां पे चलती है वो चलती है रूबल। वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशुस्टिन। कुछ समय पहले ही दिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद मिखाइल मिशुस्टिन जो कि नॉर्मल से एक टैक्स अधिकारी थे, उनको यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये भी व्लादिमीर पुतिन की दूरदर्शी नीति का ही नतीजा है कि उन्होंने एक नौकरशाह को उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। फिलहाल अगर हम बात करें आपके राडार क्रॉस सेक्शन, राडार क्रॉस सेक्शन जो है ये एक टेक्निकल टर्म है। ये बताता है कि कौन सा जिसका राडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वो उतना जल्दी ही राडार की पकड़ में आएगा। आप सभी को पता है कि कोई भी विमान होता है वो राडार के थ्रू कैसे पकड़ में आता है। मान लीजिए आपका राडार है, ये तरंगे भेजेगा और ये यहाँ पर विमान है, ये तरंगे वापस टकराकर इससे मिलेंगी और इसकी इंटेंसिटी जो वापस तरंगे मिलती है उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि वाकई में वो विमान कहां पर है। लेकिन जो आपके इस तरह के विमान होते हैं स्टेल्थ विमान, उनकी कुछ डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि उनसे तरंगे टकराकर वापस नहीं आ पाती बल्कि दूसरी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे में वो आपके राडार से बच पाते हैं। F-16 का नाम आपने सुना होगा। F-16 का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मीटर पर स्क्वायर है। B-2 जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध बम वर्षक विमान है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.75 to 0.05 मीटर स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये भी जल्दी आसानी से राडार की पकड़ में नहीं आता। जबकि आपका F-35 इसका 0.005 मीटर स्क्वायर है और F-117 सबसे आधुनिक आपका बम वर्षक स्टेल्थ विमान माना जाता है, 0.003 मीटर स्क्वायर है, यानी इसको पकड़ना और ज्यादा मुश्किल है। और चिड़िया जिसका यानी बर्ड का जो होता है 0.01 मीटर स्क्वायर होता है और आपका जो मक्खी वगैरह होता है या जो कीड़े वगैरह होते हैं इनका 0.001 मीटर स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आपका ये जो राडार का पकड़ने वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है सीधा सीधा ये एक पेरीमीटर है, ये एक माप है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा विमान कितनी आसानी से राडार की पकड़ में आ सकता है। तो फिलहाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेल्थ विमान क्या होते हैं। स्टेल्थ विमान ऐसे होते हैं जो राडार की पकड़ में नहीं आते। रूस ने अभी इस तरह का स्टेल्थ विमान बनाने की बात की है और वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत बात की है, उन्होंने पाकड़ा नाम का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत इसको बनाने की बात की है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है भारत सरकार ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर पर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर राज्य मार्गों और जिले की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के लिए, यानी कि महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी आप सभी जानते हैं, इसका मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो मांडलियोंग फिलीपींस में है। वर्तमान समय में मात्सुजुकी असाकावा जो है वर्तमान समय में इसके हेड है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की चर्चा छिड़ी है तो महाराष्ट्र के बारे में अभी महाराष्ट्र कुछ समय तक क्यों चर्चा में रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, उसमें से आप समझते जाइए। साइबर सेफ वुमेन नाम की एक पहल जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने अभी शुरू की थी ताकि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनको संभाला जा सके।
सावित्रीबाई फूले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इस तरह की पहल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। इससे पहले अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना शुरू की है। महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना शुरू की है, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि आरोग्य श्री करके एक योजना शुरू की गई है, YSR आरोग्य श्री योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो ये 2 योजनाएं हैं जिसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जो है ये महाराष्ट्र सरकार की आरोग्य श्री योजना है, मतलब फ्री में इलाज देने वाली योजना है, जबकि YSR आरोग्य श्री जो योजना है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा फ्री में इलाज देने वाली योजना है। साइबर सेफ वुमेन पहल कहां की है? महाराष्ट्र की है। सेफ भोजन स्कीम, गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार, जो कि शिवसेना जी की वहां पे सरकार है वर्तमान समय में, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा सेफ भोजन स्कीम शुरू की गई है। और एशिया पैसिफिक ड्रासोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, पहली बात, ड्रासोफिला का मतलब होता है घरेलू मक्खी, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए घरेलू मक्खी के ऊपर आधारित जो सम्मेलन है वो आपका पहली बार, इसका 5वां एडिशन आपको पुणे में देखने को मिलेगा। 5वां एडिशन पल्स कॉन्क्लेव यानी कि दलहन जो सम्मेलन है उसका भी 5वां एडिशन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये लोनावाला में होगा। भारत के पुराने ऑलराउंडर क्रिकेटर बापू नाडकर्णी का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका भी संबंध आपका महाराष्ट्र से था। वो 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इनको विश्व के सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक माना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा एयर निगरानी नेटवर्क यानी कि वायु निगरानी नेटवर्क जो है वो मुंबई में लगाया गया है। इससे पहले जो एयर निगरानी नेटवर्क था वो आपका दिल्ली में लगा हुआ था, लेकिन अब इसे कहां पे लगा दिया? अब जो है वो टोटल जो सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग सेक्टर, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, वो आपका कहां पे लगाया गया? मुंबई में लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार की असेंबली ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया जिसमें यह बोला गया कि मराठी लैंग्वेज जो है वो सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज। मुंबई की काम्या कार्तिकेन जो है ये यंगेस्ट गर्ल है, यानी कि सबसे कम उम्र की महिला है, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड की साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकागुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला में है, वहां पे माउंट एकागुआ चोटी पर फतेह किया है। इसके अलावा एक नाम बदला गया है, नाम चेंज किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया। इसके अलावा गुजरात जो है वो आपका डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा घरेलू सोलर रूफटॉप जो है वो गुजरात में लगाए गए हैं। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रूफटॉप यानी सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्नाटक ने लगाए हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल स्टेशन कर दिया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता धर्माधिकारी की जगह अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। पुणे जो है ये आपकी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस को आयोजित करेगा। 107वीं विज्ञान कांग्रेस आपके बेंगलोर में आयोजित की गई थी और जो पुणे में आयोजित होगी उस साइंस कांग्रेस का जो थीम रहेगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इन 2021। क्यूएस वर्ल्ड कॉकरेली साइमेंट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एक एजेंसी है जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। इसमें अभी हाल ही में बताया कि यूएस का MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है, जबकि आपका IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को 44वीं और 47वीं रैंक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मिली है। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, शिवसेना से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल सिटी मुंबई है। स्टेट एनिमल इंडियन जेंट स्क्वायर यानी कि भारतीय बड़ी गिलहरी। स्टेट बर्ड पीले पैर वाला कबूतर, हरा कबूतर बोलते हैं इसको। और स्टेट ट्री है मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि आम का बॉटेनिकल नेम जो है वो आपका मैग्नीफेरा इंडिका है। जबकि स्टेट फ्लावर है जरूल का फूल जो होता है बड़ा कोमल सा होता है। तो फिलहाल ये रहे महाराष्ट्र का। एक बार फटाफट से करते हैं। साइबर सेफ वुमेन महाराष्ट्र से, शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र से, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में 5वां एडिशन, द पल्सेस कॉन्क्लेव यानी दलहन सम्मेलन महाराष्ट्र से लोनावाला, बापू नाडकर्णी का भी निधन हुआ, महाराष्ट्र से संबंधित है। सबसे बड़ा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मुंबई में है। और महाराष्ट्र असेंबली ने मराठी लैंग्वेज जो है वो सभी स्कूलों में कंपलसरी की है। मुंबई की काम्या कार्तिकेन सबसे कम उम्र की गर्ल है जिन्होंने साउथ अमेरिका के माउंट एकागुआ पर चढ़ाई की है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर
छत्रपति संभाजी महाराज रखा। डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नया नाम है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए अभी हाल ही में। और 108वीं विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगी आपकी पुणे में। तो ये आपका हिंदी में है पूरा स्लाइड। अगली जानकारी है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनाई गई। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्ट डीजीपी एक रैंक है जो कि किसी स्टेट में सबसे बड़ी रैंक होती है पुलिस के लिए। तो डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि डीजीपी और नहीं हो सकते, डीजीपी बहुत सारी जगह हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल पुलिस की जो सबसे बड़ी रैंक है वो डीजीपी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी हो सकता है। तो बहुत सारी जगह पे डीजीपी मिलता है। डीजीपी जो होते हैं वो आईपीएस अधिकारी होते हैं और कम से कम 30 साल का अनुभव उन्हें काम पर होना चाहिए, उसके बाद ही वो डीजीपी की रैंक पर प्रमोट होते हैं। डीजीपी के नीचे एआईडीजीपी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। तो आर श्रीलेखा जो है वो अभी केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। वह 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ ही वह केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग में प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात, पहली महिला आईपीएस थी आपकी किरण बेदी है, सॉरी आईपीएस थी लेकिन अभी है। पहली महिला आईएएस थी अन्ना राजम मेहलोत्रा, जी हाँ, इनका निधन हो गया 2018 में। और पहली महिला डीजीपी, इनका भी निधन अभी हाल ही में हुआ, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो ये तीन जरूर आप याद रखो कि पहली महिला आईपीएस आपकी किरण बेदी, पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मेहलोत्रा और पहली महिला डीजीपी भारत में कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगली जानकारी है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आप कोई भी हो, कानून आपको पकड़ लेगा। तो हाल फिलहाल ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला श्रीलंका में। श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी जो हीरोइन रखने के अपराध में अभी हाल ही में जेल की सजा काट रहे हैं। तो श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर लगे हीरोइन के रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सेहान मधुशंका, यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड इस मामले की जांच पड़ताल पूरी नहीं कर लेता। मधुशंका ने जनवरी 2018 में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके अलावा उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले, लेकिन चोटों के कारण उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए और अब शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गए, हीरोइन वगैरह या नशा वगैरह करने लगे, जिसकी वजह से अभी उनके पास से हीरोइन पाई गई है। हीरोइन आप सभी जानते होंगे कि ये एक ड्रग होती है जो कि नशे वगैरह के लिए प्रयोग की जाती है। तो श्रीलंका के सेहान मधुशंका अभी हाल ही में उनको निलंबन दिया गया है। वियतनाम में 1100 साल पुराना एक शिवलिंग मिला है। इसका मतलब वियतनाम में भी हिंदू धर्म है, बिल्कुल है। ये उजागर करता है कि हिंदू धर्म जो है वो वियतनाम तक फैला हुआ था किसी जमाने में, लेकिन अब वहां पर देखा जाए तो बाद में इसके जो बहुत सारे अनुयायी थे वो बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। इस्लाम धर्म भी कुछ कई सारे लोगों ने कबूल कर लिया। तो फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गत बुधवार एक संरक्षण परियोजना के खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का एक शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है और इसे किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची है। यह शिवलिंग वियतनाम के माई सोन मंदिर की परिसर की खुदाई के दौरान ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही वहां पर खुदाई कर रहा है और यह दर्शाता है कि भारत और वियतनाम के संबंध कितने अक्षय हैं। इस मंदिर परिसर से पहले भी कई मूर्तियां और कलाकृतियां मिलती रही हैं, जिसमें भगवान राम और सीता की शादी की कलाकृति और नक्काशीदार शिवलिंग प्रमुख है। वियतनाम में स्थित माई सान मंदिर जो पर हिंदू प्रभाव है और वहां कृष्ण, विष्णु और शिव की मूर्तियां हैं। यह परित्यक्त और आंशिक रूप से ध्वस्त हिंदू मंदिर है और जब आपका ब्रिटिश सेना ने वहां पर हमला किया था तो उनके द्वारा जो बम के गोले बरसाए गए थे उसकी वजह से इस मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वियतनाम के बारे में बात करें तो यह शिवलिंग कहां प्राप्त हुआ है? यह शिवलिंग आपका वियतनाम में प्राप्त हुआ है और इसकी पूरी जानकारी जो है वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ट्विटर के जरिए दी थी। वियतनाम की बात करें तो यह है आपका वियतनाम। थोड़ा सा मैं आपको देखता हूं, घुमाता हूं वियतनाम के लिए। ये जो आप रेड कलर वाला पोर्शन देख रहे हो, आपको शायद ऑरेंज दिख रहा हो लेकिन ये है रेड, ये है आपका वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम से नीचे आएंगे, जो येलो कलर का है वो लाओस है। ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जितने बम इराक पर नहीं बरसाए उससे कहीं ज्यादा, उसके कई गुना ज्यादा उन्होंने लाओस पर बरसाए थे। लगातार 30 साल तक अमेरिका यहां पर बमबारी करता रहा
और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से, क्योंकि लाओस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपने यहां जमीन से लड़ने की आजादी दे दी थी। यह शीत युद्ध की बात है, लगभग वियतनाम वार के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। 1 नवंबर 1955 को यह युद्ध शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 1975 तक यह युद्ध चला था। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। प्रथम हिंद चीन युद्ध के बाद, यानी आपका जो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच में लड़ा गया, इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग चीन के समर्थक थे और कई सारे लोग हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए वहां पर प्रयासरत थे। लेकिन इनके बीच में लड़ाई छिड़ गई और उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने लाओस में काफी समय तक बमबारी की है। लाओस से थोड़ा नीचे आएंगे तो थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे म्यांमार से अगर आप थोड़ा सा आगे निकल गए तो आपको नागालैंड वगैरह मिल जाएगा, यानी भारत मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ये। और वियतनाम की बात करें तो वर्तमान समय में पीएम जो है वो है गुयेन जुआन फुक, प्रेसिडेंट जो है वो है गुयेन फू ट्रोंग, और एक डोंग यानी कि वियतनामी जो मुद्रा है वो डोंग है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा वहां पे डोंग चलती है, और एक डोंग वर्तमान समय में 0.0032 रुपए के बराबर है। तो ये जानकारी वियतनाम से, वियतनाम के बारे में क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही वहां पर शिवलिंग मिला है। अगली जानकारी है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बड़ी आसानी से पैन कार्ड बना सकते हैं। वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में ऑनलाइन आपका पैन कार्ड बनाने की व्यवस्था की है, और इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार संख्या के साथ साथ आपका उसके साथ एक मोबाइल भी अटैच होना चाहिए जिसपे आप मैसेज वगैरह प्राप्त कर सके। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को आधिकारिक रूप से आधारित एक ई-केवाईसी के माध्यम से तत्काल पैन सुविधा शुरू की है। नई सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक वैध आधार संख्या है, यानी कि उनके पास आधार कार्ड है, और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर भी है। इलेक्ट्रॉनिक पैन आवेदकों को मुफ्त में जारी किया जा रहा है, और इसके आधार पर तुरंत ऑनलाइन आवंटित किया जाएगा बिना किसी विस्तृत आवेदन के पत्र भरे, और पूरी जानकारी वो आपके आधार कार्ड से ले लेंगे। तो अगर अभी तक आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ई-केवाईसी के माध्यम से बीटा संस्करण को परीक्षण के आधार पर तत्काल पैन की सुविधा 12 फरवरी 2020 को आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर शुरू की गई थी, और अब आप आसानी से इसे ले सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ई पैन। अगली जानकारी है अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई। विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो ने 29 मई को घोषणा की कि उसने 6 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप से कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक के रूप में थियरी डेला पोर्टे की नियुक्ति की है। थियरी डेला पोर्टे जो हैं ये आपके कैपजेमिनी समूह से आते हैं और मुख्य परिचालन अधिकारी थे, यानी कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर थे। तो विप्रो के हेड बनेंगे थियरी डेला पोर्टे, क्योंकि जनवरी 2020 में विप्रो ने बताया था कि उनके जो हेड या एमडी हैं आबिद अली जेड नीमिचवाला, उन्होंने अपने पर्सनल कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। विप्रो की बात करें तो विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1966 में एक व्यवसायी के पुत्र अजीत प्रेम जी ने की थी। आज इसकी आय कोई करीब 600 अरब रुपए प्रतिवर्ष है और मुनाफा कोई 70 अरब रुपए। यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा कंपनी है। वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं आबिद अली नीमचवाला, और अब उनकी जगह कौन आ जाएंगे? अब उनकी जगह आ जाएंगे थियरी डेला पोर्टे। जबकि हम कैपजेमिनी की बात करें, क्योंकि ये कैपजेमिनी से आ रहे हैं और अभी कैपजेमिनी की एक न्यूज भी है। तो कैपजेमिनी जो है ये फ्रांस की कंपनी है। ये कौन सी कंपनी कहां की होती है ये देश आपको जरूर याद होना चाहिए। कैपजेमिनी जो है ये फ्रांस की कंपनी है और काफी समय पहले इसको डेवलप किया गया था 1 अक्टूबर 1967। और ऐसा माना जाता है कि टीसीएस के बाद यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद अगर किसी पेशेवर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी के पास एम्प्लॉय है भारतीय, तो वो आपके कैपजेमिनी में है। इसमें लगभग 1,20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कैपजेमिनी में भारत में। अगली जानकारी है एमान इज्जत फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेमिनी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। वह पॉल हेरमेलिन का स्थान लेंगे जो बोर्ड अध्यक्ष के रूप में अपना काम जारी रखेंगे। एमान इज्जत की नियुक्ति शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक के अंत में की गई है। एमान इज्जत इससे पहले कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत कर रहे थे। एक और जानकारी, लियो पुरी को जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। वो कल्पना मोरपारिया का स्थान लेंगे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ हम ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। और कहां से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा जेपी मॉर्गन के जो नए हेड बने हैं वो है लियो पुरी, लेकिन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नया अध्यक्ष है। अगली जानकारी है ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी एशले कूपर जी का भी हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
कूपर ने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे और उन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के ग्रैंड स्लैम भी खिताब भी जीते थे। वह टेनिस इतिहास के उन 11 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इनमें रोजर फेडरर और आपके राफेल नडाल भी शामिल है। कूपर को 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के रूप में शामिल किया गया था और उन्होंने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीते थे। तो अभी हाल ही में एशले कूपर जी का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? टेनिस से। किस देश से जुड़े हुए थे? ऑस्ट्रेलिया से। अगली जानकारी तक चलते हैं। अगली जानकारी है सीपेट का नाम बदल दिया गया है। सीपेट जो है ये केंद्रीय प्लास्टिक अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो हाल फिलहाल केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है, क्योंकि यहां पर अब प्लास्टिक इंजीनियरिंग के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इसका नाम परिवर्तन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 अर्थात 1975 के तमिलनाडु अधिनियम 27 के तहत किया गया है। सीपेट की बात करें तो सीपेट वगैरह से प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और जो भी आपके 10th में भाई या बहन हो या जो भी आपके दोस्त वगैरह हो, अगर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग में तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। हाल फिलहाल 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस। न्यूज फटाफट में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व हंगर डे यानी कि वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाने का सही चयन, उचित पोषण आहार और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। विश्व भूख दिवस की शुरुआत 2011 में हुई थी। इस वर्ष यानी 2020 में 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया। 28 मई वर्ल्ड हंगर डे। अगली जानकारी है विश्व डुगोंग दिवस। डुगोंग जो है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है और बड़े सीधा सा प्रजाति होता है और ये समुद्री घास खाता है, लेकिन लगातार हमारे प्रदूषण बढ़ाने के कारण ये जीव भी संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया है। और डुगोंग जो है एक तरह का समुद्री गाय है और इसे कछुए की प्रजाति भी आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत बदलता है। इसकी जो क्षमता होती है वो गर्भधारण की लगभग 12 से 14 महीने होती है और एक शिशु के लेके दूसरे शिशु के बीच में 4 से 7 साल का गैप रहता है। ऐसे में इनकी वृद्धि जो होती है बहुत धीमी दर से होती है। अगर ये तेजी से अगर ये शिकार होते रहे जैसा कि इनका हो रहा है, इनका मांस जो है वो लगभग 1000 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिल सकते हैं और ऐसा माना गया है कि भारत में केवल 250 डुगोंग ही बचे हैं और अब इनकी संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे ये अगर विलुप्त हो जाएंगे तो ऐसे करके धीरे धीरे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन अभी संरक्षण के प्रयासों के चलते लगभग वहां पर 25,000 डुगोंग हो चुके हैं। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है ताकि समुद्री गाय को बचाया जा सके। कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 28 मई को। अगली जानकारी है अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये भी हर साल 1987 के बाद से 28 मई को मनाया जा रहा है। 28 मई को हमने 3 डे देख लिए। एक आपने देखा विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे, फिर आपने देखा वर्ल्ड डुगोंग दिवस, वो भी हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगली जानकारी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। ये 28 को नहीं है, ये 29 को है, इसको याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो, चलिए अभी आ जाएगा वो, तो हर साल 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस और नागरिक के रूप में कार्य किया। इस बार की थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। यह विषय महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। तो अभी हमने देखा वर्ल्ड हंगर डे, फिर हमने देखा वर्ल्ड डुगोंग डे, फिर हमने देखा अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य दिवस, महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैन्य दिवस। और अभी मैंने आपको कुछ 2 दिन पहले बताया था कि मेजर सुमन गवनी जो है उन्हें यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें इसी दिन 29 मई को सम्मानित किया गया है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। फटाफट से वन लाइनर करते हैं। आज के हमारे वन लाइनर में देखिए, किस देश ने पाकड़ा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसके जरिए स्टेल्थ बॉम्बर विकसित किया है? तो वो है रूस। एशले कूपर पहले दिख रहा है, 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। सीपेट का नाम बदला गया है, जिसमें पी का अर्थ क्या कर दिया गया है? प्लास्टिक से पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। हाल ही में किसको ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख नरेंद्र बत्रा।
एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र में सड़क डेवलप करने के लिए एडीबी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने 177 मिलियन डॉलर का ये ऋण समझौता है। हाल ही में केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? उनका नाम है आर श्रीलेखा। शेहान मधुसंगा को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वो किस देश के गेंदबाज हैं? वो श्रीलंका के गेंदबाज हैं। विप्रो ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? आबिद अली नीमचवाला की जगह थियरी डेलापोर्ट को। फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी कैपजेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है ईमान इज्जत। जेपी मॉर्गन दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नए अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। वो है लियो पुरी। किस देश की मंदिर में की खुदाई में दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वो है वियतनाम। प्रत्येक वर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 28 मई को। और हर साल दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 मई को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। किस देश ने पागडा नाम के अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर का विकास की शुरुआत की है? तो वो है रशिया। एस्ले कूपर 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी रहे? तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे। सीपेट का नाम बदला गया है, जिसमें पी का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो अब इनका नाम पीस की जगह पेट्रोकेमिकल हो जाएगा। हाल ही में किसको ओलंपिक चैनल कमीशन का नया सदस्य चुना गया है? तो वह है नरेंद्र बत्रा, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र के सड़क निर्माण के लिए। हाल ही में केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है आर श्रीलेखा। शेहान मधुसंगा को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनके पास हीरोइन पाई गई थी। वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। विप्रो ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है थियरी डेलापोर्टे। फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी कंपनी कैपजेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है ईमान इज्जत। और किसको जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है लियो पुरी। किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वो है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा चलती है डोंग। प्रत्येक वर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपका 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये आपका 28 मई को मनाया जाता है। और हर साल दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक के दूत के रूप में। तो फिलहाल ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।